Good morning, everyone. So we were reading hydrocarbon. We started with hydrocarbon in yesterday's class. So एक बार जो क्लास में हमने पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन में कितने हाइड्रोकार्बन्स के प्रिपरेशन हमें पढ़ने हैं वो मैंने आपको लिख कर दिया यहाँ पर। एल्केन्स पे वी स्टार्टेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाइब्रिडाइजेशन, कैसे लिखते हैं एल्केन को, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन क्या होता है, ऑलरेडी डन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से, ये रिएक्शन आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या पढ़ा हमने, यहाँ पर एक्स्ट्रा ये पढ़ा कि हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से आता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्या पढ़ा, क्योंकि 10 में हम पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो हमने एक्स्ट्रा और क्या पढ़ा, एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो सिग्मा CH सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। बस, उसके बाद मैकेनिज्म कैसे होता है। फिर एल्केन का प्रिपरेशन एल्काइन से सेम तरीके से, निकल पैलेडियम और प्लैटिनम कैटलिस्ट डालकर। फिर हमने पढ़ा एल्काइल हलाइड से हम कैसे एल्केन बना सकते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, नाम रटना है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम और ड्राई ईथर डालते हो और आपको क्या मिलता है, सिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, इसमें हमने क्या नोट करने वाली बात करी थी, जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा था तो हमने यहाँ पर देखा कि इसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल बनने के वजह से आप क्या देखोगे कि ये फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल्स के साथ क्या होगा, ज्वाइन होगा। इसलिए हमें इसमें मीथेन नहीं मिलता है, सिमेट्रिकल एल्केन ही हमें इसमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि ये वुड्स रिएक्शन इज व्हाई इट इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। ये हमने कल की क्लास में लर्न किया था कि क्यों गुड मेथड नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और सबका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होता है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ गुड मेथड। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कल की क्लास में कि ये रटना कैसे होता है, रिएक्शंस वगैरह रटना तो है बेटा। ये तुम सोच लो कि कोई तुमको वुड्स रिएक्शन समझ में आ गया, ठीक है, समझ में तो आ गया कि कैसे हुआ, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर सोडियम और ड्राई ईथर देखकर आपको नहीं समझ में आया कि वो वुड्स रिएक्शन है, तो गया सब कुछ बर्बाद। कोई कितना भी कहानी बोल रहे, कोई केमिस्ट्री वाला मास्टर कितना भी कुछ बोल ले, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, देखो केमिस्ट्री विल बी इजी। जो समझने वाला पोर्शन है वो समझेंगे और जो रटने वाला पोर्शन है वो रट सेंगे। अब ये बताओ, अब आपको कोई ये नहीं बताए कि वुड्स रिएक्शन ये होता है तो आप क्या याद लिखोगे यार, बताओ कि ये वुड्स रिएक्शन है। हाँ, याद करना होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रैंकलिन रिएक्शन। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, फ्रैंकलिन रिएक्शन होता है, ये शायद गलती लिखा गया था यहाँ पर, फ्रैंकलिन रिएक्शन, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पर जिंक हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर वुड्स रिएक्शन में सोडियम यूज कर रहे थे, यहाँ पर जिंक यूज करते हो, प्रोडक्ट वही बनता है, RR। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पस होता है, ये सब मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम क्या बनते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए क्या बोला था याद करने के लिए, कि जो एल्केन बनेगा उसका R कहां से आएगा, रिएजेंट से आएगा, उसका H कहां से आएगा, एसिडिक H से आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात थी जो मैंने आपको मैकेनिज्म में भी दिखाया था और लास्ट में रटना भी सिखाया था कि एग्जाम पर्पज से क्या मिनिमम याद होना चाहिए, R कहां से आया और H कहां से आया, बस इतने में काम इज डन। ठीक है, R कहां से, R ग्रेनार्ड रिएजेंट से, H कहां से, जो रिएक्टेंट है वो एसिडिक H। फिर हमने मेटल और प्रोटॉन डोनर को भी देखकर देखा कि किस तरीके से हम एल्केन बना सकते हैं यूजिंग एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एक मेटल और H इज व्हाट, प्रोटॉन डोनर। तो मेटल को यूज करके हम एल्काइल पर माइनस चार्ज लाते हैं, फिर प्रोटॉन ऐड करते हैं ताकि ये दोनों मिलकर एल्केन बना दे। इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे और लास्ट में वी एंडेड विद दिस गिलमैन्स रिएजेंट। तो ये भी रटना है। कोई आपको अगर एक बात बताओ, इसके पहले अगर मैं आपको बोल दूं गिलमैन्स रिएजेंट, क्या लिख दोगे आप गिलमैन्स रिएजेंट में, ये बताओ। अगर आपको नहीं पता है कि वो R2CuLi होता है गिलमैन्स रिएजेंट, या फिर R2CuLi दे रखा हो और आपको पता ही नहीं कि वो गिलमैन्स रिएजेंट होता है, तो कैसे सॉल्व कर दोगे सवाल यार, बताना जरा। तो एज सिंपल एज दैट, जितना भी टॉपर और ये सब मास्टर केमिस्ट्री का बोल दे कि सब कुछ समझने वाला है, नहीं है सब कुछ समझने वाला। ठीक है,
मैं हमेशा बोलता हूं इट्स ऑलवेज अबाउट 60% समझना, 40% मेमोराइजेशन, इंक्लूडिंग इन मैथ्स ऑल्सो। ओके, मैथ्स में फॉर्मूला याद करते हैं हम, याद करो, ठीक है। एक ही तरीके के 10 सवाल बनाते हो तो याद हो जाता है कि वो सवाल कैसे बनता है, ठीक। तो गिलमैन्स रिएजेंट के बारे में भी हमने यही पढ़ा, R2CuLi। इसमें भी देखा हमने कि ये R माइनस है ना, जो आप R बनाते हो वो कहाँ से आता है, गिलमैन्स रिएजेंट से आता है। और दूसरा R कहाँ से आता है, जो आप यूज कर रहे होते हो अलग से रिएजेंट, ठीक है। तो यहां तक हमने ऑलरेडी कर लिया था। अब जो है इसके आगे, तो इसके आगे क्या है बच्चा, मैं बता रहा हूं, अगर आप ये अच्छे से नहीं करोगे तो रेडी हो जाओ एग्जाम में, IIT जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, ठीक है, वो 35% से ज्यादा नंबर नहीं आने वाला केमिस्ट्री में, ठीक है। और आजकल के जो नए बच्चे हैं उनको मोबाइल फोन का तो ऐसे भी आदत है ना, सब कुछ मोबाइल से पढ़ना होता है, तो उनको ऐसे भी याद होने वाला नहीं, उनकी मेमोरी ऑलरेडी रिटेंशन वाली जो है मेमोरी वो कम हो चुकी है। ओके, तो इसीलिए अगर आपको केमिस्ट्री में रिटेंशन मेमोरी बढ़ानी है तो बुक से पढ़ना है बच्चा, बुक से, बुक, ठीक है, बुक से, नोट से, जो लिखा हुआ है। कहने का मतलब है पन्ना पलट के पढ़ना है, मोबाइल से नहीं, वो याद नहीं होगा, ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, एक ही चीज को 200 बार याद कर रहे होगे। बुक से अंडरलाइन करके बुक को पढ़ना है, बुक, रीड बुक, ठीक है। और रीड नोट्स, अपने अपने हैंडराइटिंग का नोट्स पढ़िए, वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है, वो तो 6 से ही पढ़ रहे होते हैं, हमें तो 11 में पता चलता है कि पढ़ना कैसे है, ऐसे मस्ती में निकाल देते हैं सब। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो आई होप क्लास 10 में हमने दो चीजें पढ़ी थी। रिडक्शन क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी बेसिस पर कैन यू आंसर मी कि अगर हम CH3 CH2 CH3 से CH3 CH2 CH2 OH बनाने हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, इधर से इधर बनाया तो, अगर मान लो हमने किसी तरह बना दिया, तो व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, डेफिनेशन देखकर बताओ। डेफिनेटली वी आर एडिंग ऑक्सीजन, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और अगर हम इधर से इधर जाएं बच्चा, तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो दिस विल बी अ रिडक्शन प्रोसेस। बोलो ये समझ में आता है। सिमिलरली मुझे ये बताओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, देखना जरा ध्यान से, बोलो बच्चा। अगर ऊपर से नीचे आए, अल्कोहल से एल्डिहाइड की तरफ आए, तो कैसा दिख रहा है आपको, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बराबर हो कर दिया सर आपने, अब क्या पूछ रहे हो, तो भाई ये तो बताओ, ठीक है।
3 2 5 2 7 1 8, 3 2 5 1 6। तो क्या किए हो, हाइड्रोजन रिमूव किए हो, अभी भी ऑक्सीडेशन ही है, और क्या है। तो इसका मतलब ऊपर जाओगे तो क्या होगा, रिडक्शन। बोलो ये समझ में आता है ये वाला, ऑक्सीडेशन कैसे हो गया वो। सर ऑक्सीजन तो पहले से भी है, ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो ऑक्सीडेशन कैसे हो गया। तो बच्चा यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से ही डेफिनेशन है ना, तो हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो बच्चा, समझ आया। और लास्ट, CH3 CH2 COOH, ये तो दिख रहा है, एक ऑक्सीजन पहले एक था अब दो हो गया, बोलो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इधर से इधर जाओगे, ऊपर जाओगे तो रिडक्शन। तो कहने का मतलब है एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड आना है तो ऑक्सीडाइज करोगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें एल्केन में जाना है तो रिड्यूस करोगे। बोलो ये रटा गया दिमाग में, ये समझने वाला पोर्शन है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। क्यों अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको ये डेफिनेशन लिख कर दिया और उस डेफिनेशन को अप्लाई करना है। ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब रटने वाला सवाल क्या है वो देखो। दोनों में आपको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए ना बच्चा, नहीं तो फिर क्या केमिस्ट्री रह जाएगा। ठीक है, ये देखो, रटने वाला क्या है अब ये देखेंगे हम। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, पहले तो लिखो टॉपिक का नाम। ठीक है, नोट्स के बारे में टेंशन नहीं लेना है, वीडियो अपलोड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, समझने पर ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। लिखने पर ध्यान नहीं, लिख तो आप वीडियो देख के भी दोबारा लोगे, और देखना भी चाहिए, ये सब वीडियो दोबारा देखना भी चाहिए। ठीक है, ये चीज, ये फंडा अगर बच्चे को क्लियर हो गया ना कि क्या रटना है क्या समझना है, तो बस केमिस्ट्री इज डन। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये आपको कोई नहीं बताए कि ये यूज होता है, लैब तो हम जाते नहीं है, है ना, साइंटिस्ट तो हम है नहीं जो हमें पता चल जाए कि वो रेड फास्फोरस और HI यूज होता है, तो ये रटना है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये समझना है, ये हमें पता है, अल्कोहल से एल्केन बन रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना, क्योंकि ये अल्कोहल का रिडक्शन कॉज कर रहा होगा, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये समझना है। रेड फॉस्फोरस HI, रटना है कि क्या यूज करते हैं, व्हाट डू यू यूज, और क्यों यूज कर रहे हैं वो समझ के हम लिख देंगे कि वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अभी जस्ट देखा अल्कोहल से एल्केन बनाना है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आ रही है, फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन। ये जो HI होता है ना, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और ये I2, अब ये याद करना है, ये मेमोराइज करना है, ये ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। ये I2 रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके PI3 बना देता है। ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है, दो हाइड्रोजन। नाउ यही दो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन हमें एल्केन बनाने में हेल्प करता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर पेन नीचे रखकर, कि इसको हम कैसे ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो 3 बार रिवाइज करोगे हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा। ये जो H आया, ये H कहां से आया, इसका H, ठीक है, और इसका O, ठीक है, सॉरी, 1 मिनट,
इसका H, दो H और O मिलकर क्या बनता है, H2O। दिख रहा है आपको? और ये R और ये H जुड़ जाते हैं इस तरीके से। ये ध्यान रखना है आप। इसीलिए मैंने उसको अलग कलर के पेन से मार्क किया है। ये आपको H2O दे रहा होता है, तो बच क्या गया, R और H, ये आपको एल्केन देगा। तो एक बात बताओ, अल्कोहल से जो एल्केन बनाओगे उसका H कहां से आएगा, अल्कोहल वाला H आएगा। ठीक है, O हटा देंगे, R और H जोड़ देंगे, ऐसे रटेंगे हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल करो, देखो भी समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं आपको H के ऊपर स्टार लगा दूं और यहां नॉर्मल H रखूं, तो बताओ क्या आएगा आंसर। बोलो, सोच कर बताओ। ये जो वाटर बनेगा, इसका H कहां से आएगा, ये, और इसका ऑक्सीजन कहां से आएगा, यहां से। और जो एल्केन बनेगा उसका CH3 कहां से आएगा, ये वाला। और उसका H कहां से आएगा, स्टार वाला। ये रहा आंसर। सर आपने H के ऊपर स्टार क्यों लगाया, ये बताने के लिए कि वो H कहां से आता है। वो रेड फास्फोरस का H नहीं होता, ठीक है, HI का H नहीं होता, वो एल्कोहल का ही H होता है जो जाकर अटैच होता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगाया, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, आपको समझाने के लिए। यही रटना भी होता है बेटा, यही रटना भी होता है, यही याद भी करना होता है कि वो H कहां से आया। इसके लिए ये मैकेनिज्म होता है हर रिएक्शन का। तो मैकेनिज्म तो मैं आपको लिख ही दे रहा हूं, और लास्ट में ये भी समझा रहा हूं कि मैकेनिज्म याद रहे चाहे नहीं रहे, क्या याद रखना है कि H कहां से आया और R कहां से आया, बस। है ना, सारे मैकेनिज्म्स याद करना इज डिफिकल्ट, ये तो नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ लोग कर भी लेते हैं। तो इस तरीके से तैयारी करनी है केमिस्ट्री की। ठीक है, नहीं तो रह जाएगा बच्चा, नहीं तो सिंपली रह जाएगा। आपको हमेशा केमिस्ट्री से डर लगेगा, और 12वीं में तो भाई पूरा किताब ही केमिस्ट्री है, वो भी ऑर्गेनिक। ठीक है, तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए, याद करने का कोशिश कीजिए, किताब पढ़िए, बिल्कुल हो जाएगा केमिस्ट्री। यार केमिस्ट्री में पूरा नंबर आता है, क्या बात करते हो, कहाँ पूरा नंबर आता है, कॉम्पिटिटिव JEE एग्जाम में पूरा नंबर आता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर आता है। मेरे को तो सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में आया था, क्योंकि केमिस्ट्री का ट्रिक समझ गए थे कि कैसे केमिस्ट्री को करना है, इसीलिए ज्यादा नंबर आया। और वो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि कोशिश तो करो, करके तो देखो। सिमिलरली गोज फॉर EPSC एग्जाम ऑल्सो। कुछ भी लोग पढ़ लेते हैं, तो कुछ भी पढ़ लेने से सिविल सर्विस नहीं ना क्लियर होगा, वो PT नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए नोट्स का, वीडियो और नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप मेरे से मांग लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप बस ध्यान दो कि मैं क्या लिख रहा हूं, कहां पर ज्यादा स्टार लगा कर लिख रहा हूं, वो सब ध्यान देने का। ठीक है, तो अल्कोहल का रिडक्शन कर लिया हमने, अब एल्डिहाइड्स और कीटोन का रिडक्शन करेंगे। तो सपोज क्या है ये, कीटोन, और रिएजेंट वही है अभी भी, रेड फास्फोरस और HI। तो यहां क्या पाओगे आप, ये जो दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, उसकी जगह पर क्या आएगा, दो H आ जाएंगे।
एल्डिहाइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगेन सेम रिएजेंट। 4 बार एक ही रिएजेंट को लिखोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। तो ये वापस से ये तो रहेगा ही, और इस डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, 2H आ जाएगा। दो डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, 2H आ जाएगा। ऑक्सीजन हटता चला जाएगा, एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड के एंड कीटोन के अंदर हमने ये पहला टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने क्या यूज किया, यूजिंग रेड फास्फोरस एंड HI। पहले इसका मैकेनिज्म देख लो। देखना ध्यान से, इसको ध्यान देना है जो मैं अभी बोल रहा हूं, ध्यान देने वाली बात। ध्यान से देखना, ठीक है, पेन एकदम नीचे रख के ध्यान से। ये जो 2H है, टोटल तो 4 बनाया हमने, ये ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा और क्या बना देगा आपको, H2O। पहले तो बताओ ये समझ आता है। ये याद करना होगा, याद करके रखना होगा, या फिर शॉर्ट ट्रिक, अभी बस इसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम आपको इसका। तो 4 का 2 चला गया, बाकी बचा 2 हाइड्रोजन यहां जाकर अटैच होता है। तो अब क्या याद रखना है कि ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है इन सब में, ये जो लाल वाला हाइड्रोजन है कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ये रहा। दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, हाइड्रोजन HI का हाइड्रोजन है, ठीक है। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। यहां पर हाइड्रोजन कौन सा था, इसके पहले जब अल्कोहल का, अल्कोहल को अलग करके क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा, यहां पर हाइड्रोजन किसका आया था, अल्कोहल का हाइड्रोजन आया था। जब RH बना, जब R और H बना, तो हाइड्रोजन जो आया किसका आया, अल्कोहल का आया, ठीक है। यहां पर जो हाइड्रोजन आया वो किसका हाइड्रोजन आया, वो HI का हाइड्रोजन आया। ये याद करके रखना है, इसीलिए मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम। तो रेड फास्फोरस और HI को यूज करके हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बना सकते हैं, ये हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। अब नाम याद रखना है क्या होता है इसमें। यह बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं, ठीक है। मैं कोई घबराने की बात नहीं है, नोट्स नहीं हो पा रहा है वो मैं भेज दूंगा, वीडियो बना लेना notes, या PDF ले लेना, जैसा हो मांग लेना मेरे से। वैसे मुझे याद तो रहता नहीं है, आप लोग मांगते भी नहीं हो, फिर बोलोगे कि मैंने दिया नहीं। ये रटना है। क्लेमेंशन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, क्या बनेगा वो देख लो। हम सबको पता है ये O हट के H जुड़ेगा,
H कहां से आया होगा? H यहां से आया होगा। ये भी अलग कलर के पेन से बना लेते हैं ताकि आपको दिखे कि H कहां से आया है। वोल्फ केशर रिडक्शन। बस इन सब रिडक्शन में बेटा बस रिड्यूसिंग एजेंट चेंज हो रहा है ना, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसका H कहां से आया? ये NH2 वाला H है, ये रटना है। दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो एक बार रिडक्शन फिर से देख लो सारा। तो रिडक्शन में मैक्सिमम टाइम क्या यूज होता है? ठीक है, कीटो एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए रेड फास्फोरस और HI। ठीक है, क्या याद रखना है? रिडक्शन तो हम कर ही लेंगे कि ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। ध्यान क्या रखना है? हाइड्रोजन कहां से आया? H से, HI से, HI। सिमिलरली क्लेमेंसन रिडक्शन, H कहां से आया? HCl से। रिडक्शन तो ये रिड्यूसिंग एजेंट याद कर लेंगे तो ऑक्सीजन तो हटा ही देंगे ना। सिमिलरली वोल्फ केशर कहां से H आया? NH2 से। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट इज दिस। याद करना है, सिंपल। तो ये तीन रिएक्शंस जो अभी मैंने किए, इसमें आपको कुछ पूछना है? ये बताइए कोई सा भी लाइन जो आपको नहीं समझ में आया हो, कि क्या याद करना है और क्या समझना है। मार्क करके दे रहा हूं मैं आपको, क्या याद करना है क्या समझना है। ठीक है, तो वीडियो में भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो उसका। अभी मुझे बताओ कि क्या समझ में आया। ठीक है, कुछ ऐसा चीज है जो आपको दिक्कत हुई, कोई सा भी चीज बोलो। इस 3 पेज में आपको कोई दिक्कत हुआ तो बताओ। नोट्स लिखने के अलावा। नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ना, हमने अल्कोहल से बना लिया रिडक्शन करके, है ना। अल्कोहल से बना लिया, एल्डिहाइड और कीटोन से बना लिया बी नंबर पर। अब क्या बच गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज गिवन इन योर बुक, एनसीईआरटी में है। तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया, इसको तो पढ़ के जाना ही है। इसमें बहुत कुछ एनसीईआरटी में नहीं होगा, है ना। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले तो कुछ एग्जांपल्स लिखो। तो इसको भी हम रेड फास्फोरस और HI यूज करके रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब CH3 भी लिख सकते थे। तो अभी तक तो याद हो ही गया होगा, रेड फास्फोरस और HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ नहीं कर रहा हूं, बस COH को CH3 लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। दोनों ऑक्सीजन हटा दे रहा हूं वहां से। तो हम सबको पता है, जब हम रेड फास्फोरस यूज करते हैं तो H, ठीक है, ये वाला,
अल्कोहल छोड़ छोड़ के बाकी सब में हाइड्रोजन इधर से ही आता है। तो यहां पर हमारा थर्ड वे ऑफ प्रिपरेशन जो कि था यूजिंग रिडक्शन मेथड वो कंप्लीट होता है। थर्ड वे ऑफ प्रिपरेशन रिडक्शन मेथड वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थर्ड वे ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड वे ऑफ प्रिपरेशन, पहला वे क्या था अभी तक बताओ? पहला वे क्या था? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन था। दूसरा वे क्या था? यूजिंग अल्काइल हैलाइड, जहां पर हमने बहुत सारे रिएजेंट्स पढ़े। तीसरा मेथड क्या था? रिडक्शन मेथड, जहां पर हमने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट को देखा। अब फोर्थ मेथड टू प्रिपेयर एल्केन। फ्रॉम salts of carboxylic acid, from salts of carboxylic acids। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले देखेंगे, लिखने पर कम ध्यान देना है और एक्वस। दूसरे कलर के पेन से करना होगा। ये H और ये OH मिलकर क्या देगा आपको? H2O। ठीक है, और इस क्रम में H अगर निकाल लोगे तो ये RCOO माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। क्या ये समझ में आता है आपको? OH और H मिलकर अगर H2O दे दिया तो बचा क्या? RCOO माइनस एंड Na प्लस। तो उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाएंगे? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी सॉल्ट से अब हमें एल्केन बनाना है। इसी सॉल्ट से हमें एल्केन बनाना है। ठीक है, इस सॉल्ट से एल्केन बनाना है, एसिड से नहीं। एसिड से डायरेक्ट कैसे बनाओगे? रिडक्शन करके। कैन यू सी दिस? कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाओगे? रिडक्शन करके। बस उसके सॉल्ट से कैसे बनाओगे? इस तरीके से। मतलब भी समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले सॉल्ट बनाएंगे उसके बाद बनेगा एल्केन। तो सॉल्ट बनाने के बाद दो तरीके दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी चैप्टर में। तो पहला है डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी का मतलब हटाना। किसको हटाना? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। तो इसको क्या लिखेंगे हम? रिमूवल ऑफ CO2। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब लिखा मैंने यहां पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। और इंपॉर्टेंट क्या है कि दो तरीके से डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे, एक यूजिंग सोडा लाइम और दूसरा यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यूजिंग सोडा लाइम किताब में दे रखा है, तो देखिए पहले कैसे बनता है यूजिंग सोडा लाइम। RCOO माइनस Na प्लस सोडा लाइम। अब याद रखना है सोडा लाइम क्या होता है। तो सोडा लाइम इज NaOH प्लस CaO। दिस इज योर सोडा लाइम। क्या मिलेगा हमें? RH और
CO2 डीकार्बोक्सिलेशन भी होना है ना, तो CO2 रिमूव हो जाएगा, तो ये CO2 चला जाएगा। आगे चल के यही वाला CO2 NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बनाता है। ना बेटा, एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है? अब जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, अगर आप सॉल्ट को देखो, अगर आप सॉल्ट को देखो, कितने कार्बन है? आर में जितना कार्बन होगा +1, कैन यू सी दैट? आर में 2 कार्बन हुआ तो कितने कार्बन होंगे? 3। आर में 4 कार्बन हुआ तो टोटल कार्बन कितने होंगे? 5। कैन यू सी दिस? सभी को ये दिख रहा है। बट प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? आर के बराबर है। कहने का मतलब है यहां से यहां अगर देखा जाए, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक कार्बन कम है। 1 कार्बन इज लेस। कैन यू सी दिस? Therefore, it is an example of step down reaction. क्या मतलब होगा स्टेप डाउन रिएक्शन का? Alkane formed has 1 carbon less than the salt. तो अगर आपने ये चीज सीखी है ना, ये लर्न किया, ठीक है, तो कैन यू टेल मी कि इसमें अगर सोडा लाइम डालोगे, ठीक है, तो कौन सा एल्केन मिलेगा? CO2 O2 छोड़ो, बताओ कौन सा एल्केन मिलेगा? 3 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा या 2 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा? बताओ। बस यही है इसमें। हाँ, यही ट्रिक है इसमें और यही सवाल भी आता है। 3 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा या 2 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा? तो हम सबको पता है बेटा, ये CO2 बाहर निकल जाना है। तो वो CO2 अगर बाहर निकल जाएगा तो इधर तो 3 कार्बन है, आंसर में हमें कौन सा कार्बन मिलेगा? है ना, 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल मिलेंगे। आंसर क्या मिलेगा? C2H5 और H। तो प्रोपानोइक सॉल्ट से, प्रोपानोइक एसिड के सॉल्ट से हमें क्या मिलेगा? इथेन। ठीक है, प्रोपानोइक वाले से हमें क्या मिलेगा? इथेन। व्हाट इज दिस? सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड। एंड व्हाट वी आर गेटिंग? एक कार्बन कम। तो ये प्रोप पे और इथ पे अंडरलाइन लगा लीजिए, बाकी तो सेल्फ अंडरस्टूड है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल अभी आपको करने हैं। मुझे ये बताओ कि ये 3 एग्जाम्पल आप कर पाओगे कि नहीं। 3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए। अगर ये हो गया तो इसका मतलब आप सीख गए, बस आपको नोट्स लिखना बाकी रह जाएगा और कुछ नहीं। ध्यान रहे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हो, तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो अभी आसान लगेगा, अरे कुछ नहीं है यार, CO2 निकाल दिए, है ना, कुछ नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन 4 दिन बाद पढ़ोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा वो। तो कहने का मतलब है डेली पढ़ना है। देखो तुम 3 महीना 4 महीना डेली पढ़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे नहीं अच्छा होगा यार, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तीनों का प्रोडक्ट बना के बताओ।
सोडा लाइम डाला गया। एनसीईआरटी में है बच्चा, है ना, इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मुझे ट्रिक से बताओ आंसर क्या आएगा। हो जाएगा तो बता देना। इसको उड़ा देंगे, एच लगा देंगे। इसको उड़ा देंगे, एच लगा देंगे। ये आंसर आया आपका। इसको उड़ा देंगे, एच लगा देंगे। आंसर मैच करो। बताओ, ये आंसर आया आपका। एक भी गलत हुआ नहीं हुआ ना। यही चीज मैं 5 दिन बाद पूछूंगा ना, तो सारा गलत हो जाएगा। ज्यादा सोचने लगोगे इसलिए। तो इसीलिए शुरू से धीरे धीरे करके पढ़ना है। अभी तो आप शुरुआती है 11th का, है ना, मतलब 12th का तो शुरुआती है, अभी से याद करना शुरू करो, है कि नहीं। और फिर दोबारा आएगा, 12th में भी आएगा ये सब। चलो, तो डी कार्बोक्सिलेशन हमने कैसे किया? यूजिंग सोडा लाइम। एक और डी कार्बोक्सिलेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा लिखो, डी कार्बोक्सिलेशन यूजिंग, नाम अब रटना है, कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कल एग्जाम तो नहीं ना देना बेटा, आपको टाइम है तो याद करो। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वो रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं। बाकी तो आपने 10th में पढ़ा ना कि बिजली डालोगे तो क्या होगा, लोग आयंस में टूट जाएंगे, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, टूटने को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। सो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, वो लिखिएगा। ऑब्वियसली पहले सॉल्ट लेंगे हम, सॉल्ट ही से बना रहे हो ना, टॉपिक का नाम पढ़ो। फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले तो सॉल्ट लेंगे, हमने पहले सॉल्ट लिया। नाउ ये जो सॉल्ट होगा इस तरीके से आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। नाउ व्हाट हैपेंस, अब ये मेमोराइजेशन वाला पोर्शन है। व्हाट हैपेंस कि ये जो आर सी ओ ओ माइनस है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ओ पर बनता है फ्री रेडिकल। ओ पर क्या बनता है? फ्री रेडिकल। तो यहां मार्क करिए फ्री रेडिकल। इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, ये जो फ्री रेडिकल है, ऑक्सीजन एटम पर फ्री रेडिकल इज वेरी अनस्टेबल। तो व्हाट हैपेंस ड्यू टू दैट, देखेंगे ध्यान से, सब कुछ नीचे रखकर, पेन नीचे रखकर, ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल है इधर आता है, ठीक है,
इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाता है, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो बताओ आर के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या बना, आर डॉट और सी डबल बॉन्ड ओ और एक और डबल बॉन्ड ओ, तो क्या निकला CO2 को, तो डी कार्बोक्सिलेशन दिख रहा है आपको। ये बताओ, अब मुझे बस इतना बोल दो 1 2 3 में कोई दिक्कत, ये 3 स्टेप्स जो मैंने लिखे इसमें कोई दिक्कत, इसके आगे क्या करना है आपको आता होगा अच्छे से। ये 3 स्टेप्स में आपको कोई दिक्कत, कोई सा लाइन मुझे एक्सप्लेन करना हो। स्टेप 1 में, स्टेप 2 में और स्टेप 3 में कोई सा भी मुझे एक्सप्लेन करना हो। स्टेप 2 में ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिखेंगे हम, ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट हैपेंस, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कंपाउंड लीव्स, ऐसा कोलबे बोल कर गया, इसलिए याद करना है, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, देखो इधर माइनस करके एक इलेक्ट्रॉन को लीव करा सकते हो, और इसी माइनस को राइट साइड ले जाओ तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन लीव कर सकते हो। तो वो लिखने का तरीका है, एक इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आता है फ्री रेडिकल, ठीक है, टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। बोलो क्लियर है। स्टेप 2 आपने पूछा, ऐसा कोलबे ने हाइपोथेसिस देकर गए, इसीलिए ये डिफिकल्ट है, याद रखना है। नहीं भी याद करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको तो याद रखना होगा बिकॉज एनसीईआरटी में दे रखा है सारा स्टेप। अब फ्री रेडिकल वाले मैकेनिज्म में मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि एक फ्री रेडिकल बना, ऐसे काफी सारे फ्री रेडिकल होंगे। अगेन व्हाट यू विल नोटिस, कैसा एल्केन बन रहा है, सिमेट्रिकल। और एक बात बताओ, क्या हम इससे मीथेन बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन होंगे इस मैकेनिज्म में। मीथेन नहीं बन सकता है। एक और जगह देखा था हमने जहां पर मीथेन नहीं बन सकता है। तो दिस इज योर कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर। बोलो क्या बनेगा। अगर आपको मैकेनिज्म याद है कि आर डॉट बनता है, तो यहां पर आर डॉट कौन बनाएगा, CH3 डॉट, एक और CH3 के साथ मिक्स हो जाएगा, तो क्या बनेगा, करो करो करो, डू इट। डन। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें यह ध्यान रखना कि आर डॉट बनता है, तो यहां पर आर डॉट बनाने वाला कौन सा है, CH3। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
आया ये आंसर आपका? बोलिए, ये आंसर आया? अगर मान लो इसी रिएक्शन को अगर हम सोडा लाइम पर करते तो क्या आंसर आता, बताओ? सोडा लाइम पर रिएक्शन करते तो क्या आता, देखकर बताओ। सोडा लाइम पर रिएक्शन करते तो क्या आता? कैसे किया सोडा लाइम पर? CO2 हटाकर H जोड़ दिया, CO2 हटाकर H जोड़ दिया, CO2 हटाकर H जोड़ दिया। तो यहां क्या करोगे? सोडा लाइम पर अगर रिएक्शन होगा तो इसको हटा देंगे और H जोड़ देंगे। तो आपको दिख रहा है दोनों केस में प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। यही सवाल को डिफिकल्ट बनाता है। लेकिन अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूं, उस तरीके से तैयारी करो तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्यों डिफिकल्टी नहीं है? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिया, और मैकेनिज्म पढ़ने के बाद हमने क्या रटा कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका डॉट बनता है और वो अपने डॉट के साथ जुड़ जाता है, तो CH3 CH3। सिमिलरली हमने पूरा सोडा लाइम पढ़ा, और सोडा लाइम बाद क्या याद रखा कि CO2 हटा देना है, H जोड़ देना है, तो CH3H। नाउ कैन यू डू दिस क्वेश्चन? ये सब आए हुए क्वेश्चन सब हैं, ठीक है। कोशिश करिए बेटा, ये गलत ना हो। अगर ये गलत नहीं हुआ तो दैट विल बी योर कॉन्फिडेंस बूस्टर, कि आपने ये सीख लिया। मजाक नहीं कर रहा हूं। इससे आसान कुछ नहीं है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक से। बस याद करना है और थोड़ा समझना है, थोड़ा याद करना है। बताइए, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या आएगा, और सोडा लाइम यूज करेंगे तो क्या आएगा? चलिए, तब तक मैं आपका एनसीईआरटी खोल लूं। हो जाए तो बता देना। बस एनसीईआरटी में खोल रहा हूँ, 1 मिनट बस मुझे दे दो। ऐसा करना है कि जेई भी हो जाए और बोर्ड में भी एग्जाम आ जाए बढ़िया, तब और क्या। इसमें क्या पूछ देगा यार, बताना जरा। हो गया? तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिस में हमने क्या रटा कि ये फ्री रेडिकल बनता है, तो ऐसे दो बन जाएंगे। बोलो, ये आया आपका आंसर? ये दो बना देने हैं। और सोडा लाइम के लिए CO2 हटाकर H लगा देना है। आंसर मैच कर लो। बोलो, ये आया आंसर आपका? बस क्या टफ है इसमें? क्या टफ है इसमें, बताओ? कुछ टफ है? टफ यही है कि याद करना होगा, और कुछ टफ नहीं है। 3 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, मैथ्स की तरह। ना, मैथ्स में भी एक ही सवाल को 5 बार बनाते हो ना बच्चा, तभी नहीं याद होता है। तो कैसे याद हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम, बताना जरा। जब आपको कंस्ट्रक्शन नहीं पता होगा, कैसे मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करेंगे? लास्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्केन इज फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स, और इससे हम बस मीथेन बनाते हैं, ओनली फॉर मीथेन।
इसको देख लीजिए। Al4CO3, ठीक है, मेटल कार्बाइड है तो Al+3 और C4-। इसमें हम 4H+ ऐड करते हैं और हमें क्या मिलता है, CH4। ठीक है, 4H+ टू गेट CH4। अल्युमिनियम की जगह कभी कभी हम बेरिलियम भी यूज करते हैं। अल्युमिनियम की जगह कभी कभी हम बेरिलियम भी यूज करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन अपना खत्म हो गया। वी हैव फिनिश्ड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, वी हैव फिनिश्ड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब इसके बाद एक होमवर्क है आपके लिए। बुक खोलिए। ठीक है, बुक खोलिए और मेरे साथ पहले अंडरलाइन करिए। ड्यू टू वीक फोर्सेस द फर्स्ट 4 members of C1 to C4 are gases। उसके बाद 5 से लेकर 17 वाले लिक्विड्स होते हैं एंड दोज कंटेनिंग 18 कार्बन एटम्स और मोर आर सॉलिड एट 298 केल्विन। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, वीक वैंडरवॉल्स फोर्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकॉज covalent nature of C and C and CNH bonds, number one. And number two, due to very little difference of electronegativity between the carbon and hydrogen atoms। दो reason है why it is non-polar। It is because of two reasons। मार्क कर लीजिएगा। नॉन पोलर होने के पीछे दो रीजंस हैं, एक कोवलेंट नेचर और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में बहुत कम होता है, इसीलिए भी नॉन पोलर होता है। सॉलिड लिक्विड गैस में एग्जिस्ट होने के पीछे क्या रीजन है, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, क्लास 10 में याद करो, सॉल्युबिलिटी में आपने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, याद है। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होगा, पेट्रोल में नहीं। तो यहां पर देखो, जो एल्केन होता है वो नॉन पोलर होता है, वाटर क्या होता है, पोलर होता है। तो नॉन पोलर में, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर एक मार्क करो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। कहने का मतलब है एल्केन जो है वो किस में सॉल्युबल होगा, पेट्रोल में सॉल्युबल होगा, वाटर में नहीं होगा। बिकॉज एल्केन इज व्हाट, नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज अबाउट, फोर्थ पॉइंट इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी में आपको कुछ पूछना है बच्चा, बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी जो अभी आपने मार्क किया, इसमें कुछ पूछना है आपको।
नॉन पोलर क्यों होता है? दो रीजन है, रटना है। ये सॉलिड लिक्विड गैस में क्यों प्रेजेंट होता है? ड्यू टू वीक वैंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, और रटना तो है ही ना बेटा, जेई और नीट का एग्जाम देना है ना, 11 तो पास करना नहीं है खाली। 11 अगर पास करना है तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कलरलेस और ऑर्डरलेस होना है। फोर्थ प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसीलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट, चार हो गए, पांच, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट एल्केन्स। देखना जरा ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट देखो, देखो तो क्या ये बढ़ रहा है? उसके बाद घट गया 272 से 261, उसके बाद फिर बढ़ गया, फिर घट गया, ठीक है, फिर और घट गया, फिर बढ़ गया, ठीक है। दिख रहा है आपको ये? पहले ये बताइए, ये दिख रहा है आपको? तो अब ध्यान से सुनना बात। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन और इकोसेन, ठीक है। ये जितने भी मैंने टिक मारे, किसी में भी ब्रांचिंग नहीं थी। टू मिथाइल प्रोपेन विल बी अ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल, टू मिथाइल प्रोपेन बोला है तो ऐसा होगा टू मिथाइल प्रोपेन। तो मैंने जिसमें अभी टिक मारी है उसमें किसी में भी ब्रांचिंग नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन जनरल जब ब्रांचिंग नहीं होती है एल्केन में, तो एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, देख रहे हो आप, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जा रहा है, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो वेंडरवॉल फोर्सेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, दैट्स व्हाई। तो ये चीज लिखी हुई है, मार्क करिए। Intermolecular van der Waals forces increase with increase of the molecular size or the surface area of the molecule. Very important. ये किसका एक्सप्लेनेशन किया हमने? टिक जो मारा है मैंने उसका, विदाउट ब्रांचिंग वाला। बोलो, ये समझ में आता है? कुछ पूछना है आपको? विदाउट ब्रांचिंग, मैंने जो टिक मारा है वो विदाउट ब्रांचिंग वाला है, जिसमें ब्रांचिंग नहीं हुई है। नाउ नॉर्मल वाला और ब्रांचिंग वाला को अगर आप साथ में देखो, पेंटेन 5 कार्बन वाले, देखो ये भी 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन में, तीनों में फर्क क्या है? एक सीधा लाइन वाला है और बाकी दोनों ब्रांचिंग वाले हैं। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, देखना जरा ध्यान से, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घट रही है। कैन यू सी दिस? जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घट रही है। तो द रीजन इज, ब्रांचिंग बढ़ने से जो मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एरिया स्फीयर की तरह कन्वर्ट होता है, और स्फीयर का सरफेस एरिया इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया होने के कारण वैंडरवॉल फोर्सेस उनके ऊपर कम लगते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम आ जाता है, ठीक है। तो ब्रांचिंग की वजह से जो मैंने बोला सब लिखा हुआ है, स्फीयर का शेप लेना शुरू करता है, स्फीयर का सरफेस एरिया कम होता है, जिसके वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो ये है एक्सप्लेनेशन, पॉइंट नंबर 6। मार्क हो गया? बुक में ही मार्क कर लेना है, पॉइंट नंबर 6।
मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, आपको ही पता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगला टॉपिक देंगे नाम, एनसीईआरटी लिखेंगे और जो जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको रीड कर जाएंगे। इतना काफी है यार, 6 टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के काफी है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। और एल्केन किसके साथ रिएक्शंस करता है? तो पहले तो लिख लो किस क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें। नाइट्रेशन, NO2 का एडिशन। सल्फोनेशन, SO3 का एडिशन। उसके बाद क्रैकिंग, जिसको हम पायरोलाइसिस भी बोलेंगे। फोर्थ कंबर्जन, क्लास 10 में भी पढ़ा आपने, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। फिर एरोमेटाइजेशन, बेंजीन बना देना, एरोमेटिक कंपाउंड बना देना एल्केन से। आइसोमराइजेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, हेलोजिनेशन। जिसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था आपने, याद करो क्लास 10 में, याद है? थोड़ा सा याद दिलाएं आपको सब्स्टिट्यूशन का, क्लास 10 वाला। क्या सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था आपने? मीथेन में जब आप क्लोरीन ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच गिव्स यू व्हाट, CH3Cl, याद आया? क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने ये। बस इसमें एक ही चीज याद रखना होता है कि ये फ्री रेडिकल से बनता है। किससे बनता है? फ्री रेडिकल से। जब आएगा तब देखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वन, एक्सपेक्ट, मतलब अगर एक क्वेश्चन पूछना पड़े तो हो सकता है इसी से क्वेश्चन पूछे आपसे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला क्या है? नाइट्रेशन। ये सब आसान है। तो पहले नाइट्रेशन का मतलब लिखो। एडिशन ऑफ NO2। नेक्स्ट, कैसे करते हैं? 12 में अगर आप ये सब चीज मेरे से पूछेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। RH एल्केन पर NO2 आप HNO3 के प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी हाई, मेमोराइज करना है। देखना जरा HNO3 को कैसे लिख सकते हो आप, बोलो। ऐसे लिख सकते हैं HNO3 को? ये गायब कर दो, H2O गायब हो गया, क्या बच गया? RNO2। ऐसे बनेगा। चलो करो।
बोलो क्या बनेगा। आए आंसर। जनरली हम इन सारे रिएक्शंस में ये H2O वगैरह को शो नहीं करते हैं, ठीक है। कैन यू डू दिस? हो जाएगा तो बता दीजिएगा। बोलो ये आया। ये आया ना। देखना ध्यान से। HNO3 इस वाले कार्बन के साथ का जो हाइड्रोजन है उसको भी ले जा सकता था। नहीं। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनता? तो दो प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है, टू प्रोडक्ट्स। इसमें एक मेजर होगा, दूसरा माइनर होगा, ठीक है। तो माइनर प्रोडक्ट्स को जनरली हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। माइनर प्रोडक्ट्स को हम जनरली नहीं शो करते हैं। इसको ऐड कर लो अपने आंसर में। दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट। पहला वाला जो आपने बनाया दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। बस इसलिए समझाया, थोड़ा सा दिमाग खुला रखने के लिए, और कुछ नहीं। नेक्स्ट लिखो सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन्स। एकदम सेम है, HNO3 की तरह ही है। सल्फोनेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ
SO3H, एडिशन ऑफ SO3H, पहले रिएक्शन लिखो। और फिर कैसे हुआ होगा वो देखो, कैसे एग्जाम में करना है। H2SO4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बोलो, H2SO4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? H2O हटा दो, नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया। होमवर्क लिखिए। ये पूरा रिवाइज करना है, ठीक है, और जो भी अभी पढ़ा है वो रिवाइज करना है, और एनसीईआरटी रीड करना है। ये है आपका होमवर्क। और मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि आप जेई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, जेई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, यही काम देगा। ठीक है, बुक का नाम भी बता दिया था आपको, है ना, एमटीजी वगैरह का किताब ले लीजिए, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, इतना पढ़िए, रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, कोई डाउट हो तो कल पूछिए, फिर इसके आगे कल करेंगे, मतलब अगली क्लास में करेंगे ना, काफी है, जा सकते हैं आप। वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लेना।